दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। और ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हैं तो हमें उम्मीद है क्या कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो लेक्चर है यह है बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला जो जान लेते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। एक तरीके से ये इंट्रो है। इंट्रो में हम लोग देखते हैं कि ये भाग 5 में उच्चतम न्यायालय का मेंशन है। और ये अनुच्छेद यदि इसका देखा जाए तो यह 124 से 147 तक है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, स्वतंत्रता, इसके क्या क्या अधिकार इन्हें मिले हैं, शक्तियां क्या क्या है और इसे यूज करने की प्रक्रिया क्या है, जो अधिकार मिला है उसे कैसे यूज करेगा, स्वतंत्रता वो किस तरीके से इस्तेमाल में आएगा। तो इस तरीके से इन सारे चीज़ों का मेंशन जो है इस लेक्चर में होगा। और लास्ट में एक सिर्फ आर्टिकल, ओनली आर्टिकल का एक अलग से व्याख्या या फिर उसका डिस्कशन के रूप में होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज है क्या कि उच्चतम न्यायालय आखिर कहाँ से आया, ये व्यवस्था कहाँ से आया हमारे पास। तो हमारे पास ये व्यवस्था जो है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये चीज को ग्रहण किया गया है। क्या? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था को। और यह कि केंद्र और राज्य दोनों में विधियों को लागू करेगी। तो पहली बात है क्या कि उस समय जो है, उस समय उच्चतम न्यायालय नहीं था, उस समय सिर्फ न्यायालय की व्यवस्था थी। बाद में इसे 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय के रूप में इसका उद्घाटन हुआ या फिर गठन हुआ या फिर स्थापना भी बोल सकते हैं। और काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरीके के डेट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये रहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ। तो इसका आंसर ये याद रहना चाहिए, 28 जनवरी 1950। और ये उच्चतम न्यायालय जो है ब्रिटेन में के उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर हम लोग उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। यदि ब्रिटेन में इसी न्यायालय को प्रिवी काउंसिल कहा जाता है, तो उसके समान है, यानी कि उसका स्थान ग्रहण करता है, ये हम कह सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक एक अमेंडमेंट भी हुआ है जो स्टार्टिंग में ही देख लेने की आवश्यकता है कि चुनाव प्रक्रिया कहें या फिर नियुक्ति प्रणाली बोलें, पहले क्या होता था या फिर अभी वर्तमान में भी यही व्यवस्था प्रयुक्त हो रही है नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की। तो इसमें जो है कॉलिजम प्रणाली काम करता था। ठीक है, कॉलिजम प्रणाली, कॉलिजम सिस्टम। इसके तहत इसके तहत एक एक बार सिस्टम काम करता था, जिसे हटाने का प्रावधान किया गया। और इसके जगह पर एक नया निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की सिफारिश की गई या फिर बनाई गई। लेकिन वो ऐसा अभी नहीं हुआ है। अ, अभी भी बार सिस्टम के अनुसार ही इसका चयन होता है। अब आते हैं इसके मेन बिंदु पर। मेन बिंदु में पहली बात क्या है होती है क्या कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। यदि योग्यताएं को देखें तो पहली बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो व्यक्ति, या
कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो तो वह न्यायाधीश बन सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय आवश्यक है। अब इसका योग्यता हो गया। अब जब चुना जाएगा तो वह कब तक अपनी सेवा को दे सकता है। तो दोस्तों, वो अपनी सेवा को 65 वर्षों तक दे सकता है। इसे याद कर लीजिए, काफी बार 65 वर्ष ये एग्जाम में आ जाता है सीधे तौर पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 124 के अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में अभी 31 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं। 31 न्यायाधीश हैं। अब जब न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई और उसके बाद फिर उनका शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण में आप लोग, जैसा कि जानकारी होगा आप लोगों को, उसमें संविधान के प्रति शपथ लिया जाता है और ये मेंशन होता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करूंगा। मैं अपनी पूरी योग्यता ज्ञान विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपातपूर्ण या बिना किसी द्वेष के पालन करूंगा। इस तरीके से इनकी शपथ ग्रहण होती है। अब जब शपथ लिया जा चुका है तो अब एक हटाने की प्रक्रिया होती है कि चलिए ठीक है, शपथ ग्रहण हो गया, काम भी कर रहा है। यदि किसी टाइप का गलती हो गया या फिर कभी ऐसा कुछ हो गया, असंवैधानिक घटना हो गई, तो अब उन्हें कैसे हटाया जाएगा। तो हटाने के लिए संसद में प्रावधान है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी सदन में कुल सदस्य जितने हैं उसका 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए और उसे हटाने के लिए पूर्व व्यवहार और कदाचार जो है सिद्ध होना चाहिए, तो उन्हें हटाया जा सकता है। दोस्तों, यदि नेक्स्ट अब हम लोग देखें तो नेक्स्ट में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में जिक्र है। अब उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में एक तो पहला होता है कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है, फिर न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है और सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है। ये सब उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हुई। इसके अलावा अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति एवं अन्य शक्तियां, ये सभी उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हुई। अब आगे यदि देखें तो पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि यदि केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई करनी हो तो विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रस्तावित या अन्य संस्थानों से लेकर उत्पन्न हो तो ये सभी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। और यदि इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों पर उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई संवैधानिक संधि है, समझौता है या अन्य संस्थाओं को लेकर के है या केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई करनी है, तो इन सबों पर सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि बात आती है केंद्र या एक से अधिक राज्यों के मध्य किसी टाइप का विवाद हो तो फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय काम करेगा, वो उसका अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच जो विवाद रहेगा उसको निपटारा कर देगा। केंद्र एवं राज्य या राज्य के तरफ होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, इस टाइप का विवाद होगा। यदि 5-6 राज्यों के बीच यदि दोनों को अलग अलग कर करके देखा जाए, 3 इधर है 3 इधर है, दोनों के बीच विवाद होगा तो फिर उसका फैसला फिर उच्चतम न्यायालय में होगा।
दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद होगा तो उसका फैसला भी उच्चतम न्यायालय में होगा। अब अब कौन से फैसले का विवाद जो है, हाँ, एक एग्जाम्पल के रूप में है कि 1961 में पश्चिमी बंगाल का एक मामला इसी मूल क्षेत्राधिकार या मूल न्याय के अंतर्गत सामने आया था, जिसमें जो कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम था वह इससे संबंधित था और ये संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही थी। लेकिन इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया था। ये इसका एक एग्जाम्पल के रूप में इसे देखा जा सकता है कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल का एक मामला सामने आया था। इसके अलावा नेक्स्ट यदि देखा जाए तो और कुछ मामले हैं, जैसे लगेगा कि केंद्र और राज्य के बीच का मामला है, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। जैसे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद होगा तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिख देते हैं, इसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं। उसके बाद फिर आपका वित्त आयोग से संबंधित होगा तो इसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य खर्च एवं पेंशन के संबंध में समझौता किया गया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वाणिज्य प्रकृति वाला साधारण विवाद रहेगा तो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस तरीके से कई शक्तियां ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रहता है, वो समझौता कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट समझौता या निपटारा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखें तो अपीलीय मामला। अपीलीय मामला में है संवैधानिक मामलों में अपील किया जा सकता है। यदि संवैधानिक मामलों में बात की जाए तो स्टेट को या फिर राज्य विधायिका को संविधान से रिलेटेड यदि कोई मामला है जनता के पास या सरकार के पास तो इससे रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। वही दीवानी मामले के मामले में भी किया जा सकता है और आपराधिक मामले में भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सजाए मौत की सजा हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उसका अधिकार है और वह अपील कर सकता है। इसके अलावा विशेष अनुमति या फिर विशेष अनुमति द्वारा अपील, इसमें ऐसा कोई इसका रूप नहीं है किस टाइप का। इस टाइप का जब फैसला होता है तो या तो अंतिम होता है या तो अंतरिम होता है। अब ये अंतिम और अंतरिम में क्या होता है, अंतिम यानी होता है लास्ट, जैसा कि जान लें, और अंतरिम मतलब होता है कुछ समय के लिए। अंतरिम मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो इसमें किसी विशेष प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है इस प्रकार के अपील में, ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट देखें तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। इसमें सार्वजनिक महत्व के मामले पर विधिक प्रश्न को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। इसके अलावा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते आदि के मामले में भी यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक संधि, यदि कोई पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है उससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ दंगों से मतलब नहीं है, कोई यदि संवैधानिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यदि टकराव हो रहा है कहीं पर संविधान में जो प्रोविजन है और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रोविजन दिया गया है उसमें, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां पर जो है सलाहकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कर्तव्य या फिर अपना काम किया। वो है दिल्ली विधि अधिनियम, केरल शिक्षा विधेयक, राष्ट्रपति चुनाव 1974, कावेरी जल विवाद 1992 और राम जन्मभूमि का मामला 1993। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाहकार के रूप में
अपना कर्तव्य निर्वहन किया या फिर अपना काम किया। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय का मतलब हुआ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसमें उसे किसी भी अदालत में इसे साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होगा या इसका उपयोग होगा, और अन्य अदालत जो होगा उच्च न्यायालय जो होगा उसमें चल रहे मामले में इनके फैसले पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इनके फैसले का ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दिया, अब इसके फैसले का उपयोग नीचे का कोई भी न्यायालय इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पर जो वकील होंगे उसका इस्तेमाल कर सकता है या फिर वहाँ के जो जज होंगे वो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उपयोग कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर फैसला होगा। और दूसरी बात यह है कि इनके फैसले पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, और यदि ऐसा होता है कि इनके फैसले पर कोई प्रश्न उठाता है तो उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान है। तो ये हुआ अभिलेख के न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कार्य। आगे नेक्स्ट देखते हैं न्यायाधीश अधिकार। न्यायाधीश में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी फंडामेंटल राइट में पढ़ चुके हैं कि देश के नागरिकों को रीट का अधिकार होता है। रीट का अधिकार होता है जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के रीट हैं। दोस्तों ये गलत है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, इन सभी अधिकारों को उच्चतम न्यायालय लेकर करके जाया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय इससे रिलेटेड यदि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रहेगा तो उसमें उच्चतम न्यायालय नागरिकों की अधिकार का रक्षा करेगा, या उससे रिलेटेड परमादेश से रिलेटेड रीट रहेगा, या उत्प्रेषण से रिलेटेड रीट रहेगा, प्रतिषेध से रिलेटेड कोई रीट रहेगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। और इसी कर्तव्य के कारण, उसी कार्य के कारण उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक या गारंटर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अगला कार्य जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है। यदि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसका जो कार्यकारी आदेश है या फिर इसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है, कार्यकारी आदेश का ये मतलब हुआ यदि कोई कानून बनाया गया, यदि उसमें संवैधानिकता से रिलेटेड कोई त्रुटि पाई गई या फिर वो मौलिक अधिकार का उसमें यदि टकराव हो रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है तो उसे अवैध घोषित कर देगा। यह है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो विवाद होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के व्यवहार एवं आचरण की जांच भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अलावा वह स्वयं के फैसले को भी जांच करेगा। अब स्वयं के फैसला क्या होता है, स्वयं यदि कोई फैसला दिया गया है तो उस पर भी वो मंथन करेगा, जांच करेगा। अब ऐसा हमारे पास 2 मामले, 2 से अधिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से 2 हैं। एक है केशवानंद भारती मामला 1973 और एक है गोलकनाथ मामला, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के फैसले को बदल दिया। नेक्स्ट देखते हैं और अन्य शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उसका निपटारा कर सकता है।
इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगी, सबको मानना पड़ेगा और ये संविधान का इकलौता व्याख्या करने वाला संस्था है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल या अनुच्छेद जो हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मैंने एक तरफ से जो भी 10-15 आर्टिकल थे सभी मैंने ले लिए हैं। पहला है 124। 124 में है उच्चतम न्यायालय का स्थापना एवं गठन। दूसरा है 125, उसमें वेतन की चर्चा है, न्यायाधीशों की वेतन की चर्चा है। 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये तदर्थ का मतलब क्या होता है? तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति को 128 में रखा गया है। 129 देखें तो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय होगा। 130 में उच्चतम न्यायालय की पीठ की चर्चा की गई है और 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार यह 132 में रखा गया है। 133 में सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार ये 133 में है और उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार यह 134 में है। 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में मेंशन है और 135 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का भी मेंशन किया गया है। 136 में देखें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश की चर्चा की गई है और 137 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा को बताया गया है। 138 में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की बात कही गई है जो संसद के द्वारा किया जाएगा। 139 में देखें तो कुछ चुनिंदा विषयों पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है और 139 में कुछ मामले का हस्तांतरण के बारे में जिक्र है कि कोई उच्च न्यायालय का मामला है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, ऐसा जिक्र किया गया है। और 140 में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों के बारे में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानूनों का सभी न्यायालय पर लागू होना यह 141 में है और 142 देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना, यानी कि वो सभी जगह वो मान्य होगा, सभी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में मान्य होगा। 142 के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन है। वहीं 143 की बात की जाए तो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति यह 143 में है। 144 की बात की जाए तो सिविल और न्यायिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करने की बात कही गई है। वहीं 145 में अदालत के कुछ नियम हैं, इस तरह के प्रोविजन 145 में है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।